हमारा कल हमने जो है डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ चेंज। फाइन। सो आज हमारा जो लेक्चर है, आगे बढ़ते हैं। और बेटा स्लाइड्स वगैरह जो भी हैं या लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स जो भी, वो आपको मिल जाएंगी जब ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे ही ये टॉपिक एंड होगा मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी, गर्ल्स के ग्रुप में हो जाएगा, फिर बॉयज़ को भी मिल जाएगा, ठीक। सो अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की गोल्स, ठीक है। सो मतलब इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन हम मैनेज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क के थ्रू, डिफरेंट प्रैक्टिसेस अपना के। तो उसका मेन मकसद क्या होता है? तो ज़ाहिर सी बात है, हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई मोटो होता है। तो इंफॉर्मेशन मैनेज करने का की गोल क्यों हमें मैनेज करनी पड़ती है? अगर हम कॉमनली देखें तो ज़ाहिर सी बात है, इसलिए हम मैनेज करते हैं ताकि उसका एक्सेस हर किसी को मिल सके, आसानी से हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके, जो भी उसका जो है कस्टोडियन है उसके लिए आसानी हो सके, ऑर्गेनाइज होगी, मैनेज होगी, तो उसके लिए भी आसानी होगी। अगर हम कॉमन तरीके से देखें, अगर हम जनरली बात करें, तो ये हमारे पास कुछ जो है मकासद आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड तरीके से, एक स्पेसिफिक व्यू के हिसाब से देखें, तो इसमें है कि डेवलप एंड मैनेज अ डायनेमिक यूनिफाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्स बेस। इसलिए हम जो है मैनेज करते हैं ताकि एक बुनियाद बन सके। किस चीज़ की बुनियाद? इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की एक डायनामिक एंड यूनिफाइड बुनियाद बन सके। डायनामिक से मुराद ये कि वो हमेशा के लिए हो। वो मतलब क्या कहते हैं कि कभी अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहे तो वो भी हम ले आएँ। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो माना उसकी बुनियाद जो भी हम रखें, जिस तरीके से हम उसको जो है मैनेज करें, तो उसका मेन मकसद, उसकी जो बुनियाद होगी वो ये होगी कि डायनामिक हो, वो यूनिफाइड हो। मतलब उसमें एक क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, इत्तेहाद हो, यूनिफाइड हो मतलब वो। तो इस हिसाब से हमें जो है इंफॉर्मेशन मैनेज करनी पड़ती है। इसीलिए हमारा ये जो है की गोल बन जाता है कि वो यूनिफाइड भी होनी चाहिए, वो डायनामिक भी होनी चाहिए, उसकी जो भी बुनियाद है वो डायनामिक एंड यूनिफाइड हो। नेक्स्ट इज, अब जब डायनामिक एंड यूनिफाइड हो जाएगी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की बुनियाद, दैट विल बी गैदर एंड ऑर्गेनाइज रिलेवेंट इंटरनल एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। चाहे इंटरनल हो चाहे ग्लोबल हो, चाहे आपके अपने इदारे की जो है रिसोर्सेज हो, चाहे आप एक्सटर्नली कहीं से भी अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो जमा भी हो जाएंगी एक जगह पे और एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। ये एक की गोल होता है, ठीक है ना। उसके बाद है विच इज़ बेस्ड ऑन। अब जब हमारे पास ऑर्गेनाइज भी हो गई एक जगह, हमने इंटरनली एक्सटर्नली दोनों जगह से जो है रिसोर्सेज इकट्ठी कर ली, उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, तो इट विल बी बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। आपका इदारा है, आपका बिजनेस है, आपकी लाइब्रेरी है, उस पे वो बेस्ड करेगा, ठीक है। तो मतलब हमारा एक, मैंने ये है पूरी एक पॉइंट, लेकिन मैंने इधर अलग अलग करके लिखी है ताकि आपको समझ में आए। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का की गोल ये होता है कि हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी लाइब्रेरी की, हमारे बिजनेस की जो भी रिसोर्सेज हैं, उनकी बुनियाद जो हम डालें वो डायनामिक एंड यूनिफाइड हो सके। जब डायनामिक एंड यूनिफाइड होगी तो उससे ये होगा कि हम जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को ग्लोबली और इंटरनली जो है हम अडॉप्ट करके और ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। और उससे ये होगा कि वो किसी न किसी इदारे पे बेस्ड करेगा, जिस इदारे की रिसोर्सेज होंगी उसी पे बेस्ड करेगा, जिस इदारे या जिस बिजनेस की रिसोर्सेज होंगी उसी पे बेस्ड करेगा। अब उससे ये होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी एज अ लाइब्रेरियन, एज अ कस्टोडियन, एज अ बिजनेस होल्डर, हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि हम अच्छे डिसीशंस ले सकेंगे, ठीक है। तो हमारा मकसद ही ये होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डेटा को मैनेज करें ताकि
हमारे लिए एक आसानी हो सके अच्छे डिसीशंस, अच्छे फैसले लेने के लिए। तो ये है पहला मकसद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। ठीक है ना, उसका की गोल है, उसका मकसद है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज इस तरीके से उनकी बेस बने, उसको उनका बुनियाद डले कि वो हर किसी के लिए आसानी भी पैदा करें, हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी हों, और इदारे की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करता हो, और जो है हम जो है उसके बिना पर अच्छे डिसीशंस ले सकें। नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट है सपोर्ट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। आप जो भी सोर्सेज हैं, आपकी लाइब्रेरी है, यकीनन वहाँ पे रेफरेंस सोर्सेज भी होंगी, आपके पास इंटरनेट की भी एक सोर्स होगी, आपके पास मतलब हर किस्म की, आपके पास पीरियडिकल्स की भी होगी, आपके पास बुक्स भी होंगे, आप उनको सर्विसेज भी मुहैया कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी रिसोर्सेज में आ जाती हैं या सोर्सेज में आ जाती हैं। तो मकसद हमारा ये होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हर किस्म की रिसोर्सेज वो जो है अडॉप्ट करे और उसको एक्सेसिबल करे हर किसी के लिए। इम्प्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, लोकल हो, रिमोट हो, फ्री हो, कमर्शियल हो, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हों, वो आपके मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो इस बात को सपोर्ट करें। ऐसे नहीं कि नहीं भाई हम जो है प्रिंट मटेरियल रखते हैं, डिजिटल नहीं रखते, ऐसे नहीं। वो फिर आपकी जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो है मकसद नहीं रहेगा। कि मतलब उससे ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं किसी को, या अपने इदारे में लिमिटेड रिसोर्सेज रख रहे हैं, तो यकीनन उससे ये होगा कि यूज़र्स भी कम आना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस भी कम चलना शुरू होगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे पास यूज़र भी कम आएंगे, हमारी जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। तो मतलब आपको लिमिटेड एक्सेस नहीं देना। आपका की गोल, आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मेन मकसद ही ये होना चाहिए कि आप हर किसी को उस बात का, उस अपनी रिसोर्सेज का, अपनी प्रोडक्ट्स का हर किसी को सहूलत दें। ठीक है। एंड द थर्ड वन ऑब्जेक्टिव इज, या key goal is for the information management is that support for delivering personalized information service to staff both on demand and in anticipation। अब ऐसे नहीं कि आपका इदारा है, आपकी लाइब्रेरी है, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को सर्व करें क्योंकि भाई वो मेंबरशिप उनकी हुई हुई है इसलिए उनको सर्व कर रहे हैं, नहीं। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, और आपके जो भी स्टाफ है, आपके लाइब्रेरियन है, आपके बिजनेस होल्डर्स हैं, या आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको इक्वली सर्विसेज दें, और जो देने वाले हैं वो भी फुली सपोर्ट करें ताकि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो सके, उसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। ठीक है, चाहे फिर वो डिमांड पे मांगे इंफॉर्मेशन या बिना डिमांड के मांगे। ठीक। सो दिस विल बी द सम key goals for the information management. Now नेक्स्ट इज, अब इधर एक एग्जांपल इसने बता दिया कि यूज़र के लिए इसने बता दिया, ठीक है ना, कि यूज़र जो आजकल के दौर में कौन से कंटेंट्स वगैरह बनाता है, और वो खुद ही खुद जनरेट कर रहा होता है। जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, वो खुद ब खुद अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे कर रहे होते हैं, तो वो उनका अपना वर्क होता है। ठीक है, तभी वो रिसर्च स्कॉलर कहलवाते हैं। तो अब यूज़र के लिए ये सहूलत हो गई है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के दौर में कि वो अपनी अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। देखा होगा आपने, सोशल मीडिया के आप यूज़र हैं तो अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपने यूट्यूब्स पे अपने चैनल्स बना सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। माई स्पेस जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे यूज़र्स अपने इंटरनेट पे कंटेंट बनाते हैं और अपनी जो है स्किल्स को शो करवाते हैं दुनिया के आगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इन्होंने बता दिया। अब इधर नीचे कह रहा है कि एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर द स्कॉलरली कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हम अगर मैनुअल लाइब्रेरी में देखें या मैनुअल तरीके से देखें तो रिसर्च स्कॉलर होता है, ठीक है ना, तो वो भी अपनी रिसर्च कर रहा होता है, तो उसकी जो रिसर्च कहलवाएगी वो स्कॉलरली कम्युनिकेशन कहलवाएगी, यकीनन।
तो जब यूज़र अपनी कुछ तख्लीक कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो वो किस पे करेगा? ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे, माई स्पेस पे। तो वो भी एक क्या कहते हैं कि स्कॉलरली कम्युनिकेशन ही हो गई हमारे लिए। ठीक, सो दैट विल बी द एग्जाम्पल फॉर इट। नाउ टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स इन आईटी एंड एलआईएस। अब ट्रेंड्स किस बात के चल रहे हैं? जाहिर सी बात है 21वीं सदी है, वहाँ पे यह है कि यूज़र डिमांड करता है, वो एक अप्रोच से दूसरी अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो गया। उसने अपने आप को जो है आजकल के दौर के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। तो टॉप जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं आईटी के और लाइब्रेरी साइंस के, वहाँ ये थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिफ़ाइन भी करती जाऊँगी, समझते भी जाइएगा। क्योंकि ये इस टॉपिक को मैं इतना आराम आराम से इसलिए लेके चल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको जो भी समझाया जा रहा है तो आप उसी वक्त इसको जाके कर दें, एक रिपीट कर दें, ताकि क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आपके फाइनल्स फिज़िकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो यकीनन ये चीज़ें आपके लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिज़िकल हो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वेब 2.0 समझा रही हूँ तो आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं लाइब्रेरी 2.0 समझा रही हूँ, इधर तो मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिए हैं। आप कहेंगे मैडम हमें लेक्चर दें, लेक्चर दें, लेक्चर दें। मैंने तो लेक्चर आपको मैं स्लाइड्स दे दूँगी। अब आपको समझना खुद है कि मैं वेब 2.0 कैसे समझा रही हूँ, उसके बारे में मैंने क्या बताया है। तो अगर फिजिकल एग्ज़ाम होते हैं तो आपको इनके बारे में तफसील से लिखना होगा। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात आज जो है एक बात बता दूँ कि हो रही है। सो अब जो है हमारे पास टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, मतलब जो आजकल के दौर में चल रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, कौन सी जो है अप्रोचेस एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई हैं। तो अब है वेब 2.0, लाइब्रेरी 2.0। 21st सेंचुरी में इसका ज़्यादा रुझान आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि इंटरनेट के जो भी ट्रेंड्स हैं 21st सेंचुरी के, वो तकरीबन लाइब्रेरीज को भी अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज 21st सेंचुरी की हैं, तो वो लाइब्रेरीज को भी अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं। ठीक है ना? और क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि यूज़र जो है हमारा, असल मसला ही यूज़र का है। वो जो है मांग रहा है कि मुझे अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज चाहिए, मुझे जो है रिमोट एक्सेस चाहिए। तो लाइब्रेरीज जैसे वेब 2.0 पे शिफ्ट हो गई, वैसे ही जो है लाइब्रेरी भी 2.0 पे शिफ्ट होना शुरू हो गई। फाइन बेटा, सो बोथ जो है कन्वर्ट हो गई किस पे? 2.0। 2.0 का मतलब ही ये है कि आप जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएं। जो लेटेस्ट आजकल का दौर 21वीं सदी चल रही है, उसकी तरफ आपकी एक अप्रोच हो जाए। ठीक है? फिर सेकंड इज ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं? अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया। ब्लॉग्स हर कोई अपने बनाता है, ठीक है ना? वेब ब्लॉग्स होते हैं ताकि वो अपनी किसी भी रिसर्च को, अपने कंटेंट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को बंदों के साथ, दुनिया के साथ शेयर कर सके। आर्टिकल्स हों, अपने रिसर्च हों, वो पोस्ट करते हैं अपने ब्लॉग्स पे और वो प्रमोट होना शुरू हो जाती है। कैसे प्रमोट होती है? दुनिया उसको देखती है। आपकी रिसर्च आप अगर कर रहे होते हैं मैनुअल तरीके से, तो आप जो है किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ पे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए होते हैं, थीसिस पड़ी हुई होती हैं, आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रमोट हो रही होती है कि हाँ भाई इस बंदे ने बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब आपके पास ब्लॉग्स होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है, आजकल के दौर का ट्रेंड है। आजकल के दौर में जो है मैनुअल तरीके से नहीं होती रिसर्च इतनी, ब्लॉग्स के थ्रू होती है। ब्लॉग्स के थ्रू कैसे लोग अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो है प्रमोट करवाते हैं, दुनिया के आगे लाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, उनकी इन्फॉर्मेशन दुनिया के आगे हो, उनकी एक जो है क्या कहते हैं कि उनकी वैल्यू हो, उस बंदे की वैल्यू हो जिसके ब्लॉग्स हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल प्लेटफॉर्म है ब्लॉग्स, जहाँ पे हमारे जो आर्टिकल्स हैं या इंफॉर्मेशन है दुनिया के साथ हम शेयर करके अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट करवा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है RSS फीड्स, रियली सिंपल सैंडिकेशन। ये फीड्स, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना, दुनिया के आगे, जैसे हम ब्लॉग्स पे करते हैं। अब इसमें जो है URL भी होती हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देखें, ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, मैंने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बता दिया। हो सकता है मैं एग्जाम में पूछ लूँ, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है आपका, मैं आपसे पूछ लूँ URL का फुल फॉर्म बताइए, आपकी 1 मार्क बन जाएगी। या हो सकता है आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, आपकी 4 मार्क्स बन जाएंगी। तो ये चीज़ें नोट करने की हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटा होती है आपकी आपकी जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आपकी URLs होती हैं। उसके बाद आपके वेब पेजेस होते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप जो है दुनिया से शेयर करवाते हैं। ये भी जो है फीड्स जो हैं ब्लॉग्स की तरह ही होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है विकीज़। इस पे ये होता है कि आप क्या करते हैं कि विकीज़ के थ्रू आप अपना जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करवाते हैं, डाउनलोड भी करवाते हैं, फिर कभी कोई मॉडिफिकेशंस भी ला सकते हैं। कोई भी अगर आपको जो है चेंजिंग लानी है या क्या, वो भी आप ला सकते हैं। उसके बाद है पब्लिश भी करवा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी हवाले के से, किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो ये सब जो है हमारे पास विकीज़ में आ जाती है कि इसका ट्रेंड चल रहा है। अब वो पिछला जो दौर नहीं रहा, 21वीं सदी चल रही है, वहाँ पे ब्लॉग्स का दौर है, RSS फीड्स का दौर है, विकीज़ का दौर है, पॉडकास्ट है। मतलब आप जो है वीडियोस में इंफॉर्मेशन है, आपकी साउंड्स में इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी, आप उसको जो है इंटरनेट पे पब्लिश करवा सकते हैं, इंटरनेट पे डाल सकते हैं ताकि दुनिया उसको देखे, उसको सुने, वो जो है प्रमोट हो सके। फिर उसके बाद है वेबकास्ट। ये भी वेब जो कंटेंट्स होते हैं उनको पब्लिश करवाती है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन URL। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मुराद है कि आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है ना, या आपका कोई भी इदारा है, IT का इदारा है, तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को अडॉप्ट करती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को अडॉप्ट करती है। ओपन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आजकल जो है ओपनली हर चीज़ मिल रही है। ओपनली का मतलब ये है कि फ्रीली मिल रही है आपको। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं आपके लिए, इंटरनेट पे आप डाउनलोड करें और अपनी जो है सिस्टम में पुट करके और अपना सारा का सारा सिस्टम जो है ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन स्टैंडर्ड्स लाइक कैटलॉगिंग का स्टैंडर्ड आपको मिल गया, कौन सा है, AACR2। आपको जो है मार्क का फॉर्मेट मिल गया। तो ये इस किस्म के डुब्लिन कोर है आपके पास, ये ओपन स्टैंडर्ड्स आपको मिल गए, जिनके थ्रू आप जो है अपनी क्या कहते हैं कि अपने इदारे को चला सकते हैं, अपने इदारे को आजकल के दौर के हिसाब से चला सकते हैं। तो ये टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में आ जाता है। दिस ऑल आर फ्री, ठीक है ना, फ्री भी हैं और फेमस भी हैं, तो हर कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है। और मोस्टली जो है ट्रेंड भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन URLs का, ओपन स्टैंडर्ड्स का चल रहा है। और अपनाते भी लोग इसीलिए हैं, इदारे इसीलिए अपनाते हैं ताकि अपने इदारों को प्रमोट करवा सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू प्रमोट ऐसे होंगे कि ये ओपनली हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। और जो है तकरीबन हर कोई इदारा इसको अपना भी रहा है, फेमस भी हैं। तो इससे वो अपने इदारे को भी फेमस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ओपन URLs। उसके बाद यूज़र टैगिंग, ऑटोमेटिक टैगिंग। अब ये टैगिंग का सिस्टम चल रहा है। अब टैगिंग का सिस्टम कैसे देख लें, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, आप कोई भी इंस्टाग्राम, आप जो है ट्विटर, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक टैगिंग हो रही है, यूज़र टैगिंग सिस्टम है। आप किसी भी बंदे को टैग करके इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो ये एक टैगिंग सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया है तकरीबन हर जो है सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क्स पे। इससे ये होता है कि टैग सिस्टम के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे यूज़र्स की डिमांड्स जो है पूरी होती हैं और यूज़र ज़्यादातर टैगिंग सिस्टम पर ही रिलाई करता है।
और ऐसी रिसोर्सेज, ऐसे बुक्स, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स पसंद करता है जो उसे टैगिंग के थ्रू मिले। क्योंकि यूज़र जो है ना आजकल का, वो चाहता है कि मुझे रिमोट एक्सेस मिले। रिमोट एक्सेस तब मिलेगा उसे जब वो उसे कोई देने वाला होगा। अब वो देने वाला कौन है? जाहिर सी बात है, इंटरनेट है आपके पास। आपके पास वही तो टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड चल रहा है आजकल। कौन लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो है उसको पूछता है? अगर लाइब्रेरी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। आईटी आगे निकल जाएगा, इंटरनेट आगे निकल जाएगा। तो ये जो है टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं कि यूज़र भी चाहता है कि मुझे जो है टैगिंग सिस्टम के थ्रू जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, मुझे बुक्स मिले, फिर चाहे लाइब्रेरी में हो चाहे किसी में भी हो, लेकिन उसे जो है टैगिंग सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन मिले। फिर है वेब ओपेक एंड इंटरफेस डिज़ाइन। अब वेब ओपेक क्या है? यूज़र घर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन चाहता है, उसकी हार्ड डिमांड होती है कि मुझे घर बैठे बैठे रिमोट एक्सेस मिले। तो वो कैसे मिलेगा? वेब ओपेक्स के थ्रू मिलेगा। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, वेब ओपेक का एक ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद है इंटरफेस डिज़ाइन। मतलब ऐसा डिज़ाइन, ऐसा इंटरफेस जो अट्रैक्टिव हो, जिससे आपकी डेटा इजीली सॉल्व हो जाए, आपकी कोई भी क्यूरी है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अट्रैक्शन इज मोस्टली डिमांडेड बाय द यूज़र। वो चाहता है कि जो भी मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ओपेक है ना आपके पास कोहा का, तो वो अट्रैक्टिव है, वो अच्छा सा डिज़ाइन उसका हुआ है। तो यूज़र चाहता है कि मैं बजाय इसके कि लाइब्रेरी जाऊँ और वहाँ पे बैठ के पढूँ, मुझे घर बैठे बैठे जो है रिमोट एक्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, अच्छा सा इंटरफेस डिज़ाइन भी मिल जाए, जिसके थ्रू मैं जो है इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके और अपनी जो है इंफॉर्मेशन नीड्स पूरी कर सकूँ। तो इस तरह की जो है यूज़र की डिमांड है। तो टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड इस बात का भी चल रहा है कि इंटरफेस डिज़ाइन अच्छे आ गए हैं सॉफ्टवेयर्स के। वो जो है डिज़ाइन जो है इंटरफेस वो अट्रैक्टिव है, तो यूज़र जो है उस पर ज़्यादा रिलाई करता है। नेक्स्ट इज सीमलेस इंटीग्रेशन एंड एग्रीगेशन। अब इससे मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट भी होती है, एग्रीगेट भी होती है। कैसे होती है? कि आप बजाय दूसरी लाइब्रेरी से किताब मंगवाने के, आप सिर्फ घर बैठे बैठे लिंक्स के थ्रू, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना आजकल की वो इंटीग्रेट हो गई है, एक से दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई है। लिंक क्रिएट कर दिया उन्होंने, हाइपर लिंक्स के थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, एक्सेस उसका ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स या लिंक्स। ठीक है, तो बुक्स की परचेजिंग भी लिंक्स के थ्रू होना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद आपके पास जो है लाइब्रेरीज भी ज़्यादातर फॉलो कर रही हैं लिंक्स को, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है लिंक्स का, हाइपर लिंक्स का ट्रेंड चल रहा है कि आप घर बैठे बैठे आप जो है उन लिंक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, किताब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास क्या कहते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी होती है ना, तो कोई बुक आपके पास अगर ई फॉर्मेट में नहीं होता तो आप कैसे उसको हासिल करेंगे? तो उसके लिए आपके पास होता है, आपको वो लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है उस बुक की तरफ वहाँ पे रीड ऑनली भी कर सकते हैं, या आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये लिंक्स का भी दौर है, टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है ये। उसके बाद है ओपन आर्काइव्स। ओपन आर्काइव से मुराद जितने भी आर्काइव्स है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके जो है ओपन आर्काइव्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। उनकी जो बेस है वो ओपन आर्काइव्स पे बनती जा रही है। जैसे सिंध आर्काइव्स है, जैसे पंजाब के आर्काइव्स हैं, या और भी होंगे। तो बेटा अभी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेमेस्टर से नेक्स्ट सेमेस्टर में लास्ट, मतलब आपका जो एट जो सेमेस्टर है उसमें है ये सब्जेक्ट। तो आपको आर्काइव्स के बारे में भी पता लग जाएगा क्या होते हैं। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो जो है क्या शिफ्ट हो रहे हैं, किस चीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं? ओपन आर्काइव्स पे। बजाय इसके कि आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट खोलें, वो वल्नरेबल होता है ज़्यादा, वो फ्रजाइल होता है नेचर में, तो वो यकीनन आप जब उसको यूज़ करेंगे तो वो नुकसान में आएगा।
तो अब वो जो है थ्रू द डिजिटल प्रिजर्वेशन वो शिफ्ट होता जा रहा है ओपन आर्काइव्स पे। ये एक प्लेटफॉर्म है, टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ओपन रिसोर्स डिस्कवरी टूल्स। अब लाइब्रेरीज जो हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करती जा रही हैं कि वो इंफॉर्मेशन अपनी जो है अपनी कम्युनिटी की तरफ क्या कहते हैं डिलीवर करे विद द हेल्प ऑफ गूगल स्कॉलर्स। ठीक है, तो मतलब गूगल स्कॉलर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है अपनी कम्युनिटीज़ की तरफ इंफॉर्मेशन को डिलीवर करवा सकते हैं, बजाय इसके कि यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आए वहाँ आपको उसको प्रोवाइड करें। घर बैठे बैठे आप उसको भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल स्कॉलर्स। तो गूगल स्कॉलर्स का ज़्यादा जो है सहारा लाइब्रेरीज को अब होने लगा है, क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ का दौर है और रिसर्च कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं जो वो भी इन्हीं टूल्स पे, गूगल स्कॉलर के जितने भी टूल्स हैं उन पे रिलाई करती हैं। ई बुक्स, ई रिसोर्सेज और ई जर्नल्स हर लाइब्रेरी अडॉप्ट करती जा रही है, क्योंकि कितना अपने आप को पीछे रखेगी, यकीनन दौर है आजकल का। तो ई बुक्स भी अपनी जो है शुरू उन्होंने प्रोजेक्ट